डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैरसैंण बजट सत्र मसले पर यूकेडी का सियासी हमला। यूकेडी ने सरकार और विपक्ष दोनों को घेरा। कहा, गैरसैंण में बजट सत्र सिर्फ खाना पूर्ति। चंपावत में डीएम की कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी। कहा, स्कूल निर्माण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्ता पूरे करने के निर्देश। उत्तराखंड के तमाम जिलों में रसोई गैस पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। कालाबाजारी करने वालों पर की गई कड़ाई। अफवाहों से बचने की अपील। हरिद्वार में अवैध खनन का ऑडियो वायरल होने पर एसएसपी का कड़ा एक्शन। चौकी प्रभारी समेत पूरा स्टाफ निलंबित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होती नजर आ रही है। कुमाऊं के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी लगातार अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। बागेश्वर के एक स्थानीय होटल में आयोजित सभा के दौरान कपकोट विधानसभा के दुगनाकुरी क्षेत्र के कई युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने युवाओं का स्वागत करते हुए संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। सभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूकेडी के जिला अध्यक्ष मनोज जोशी ने गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रदेश के असली जन मुद्दों पर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही विपक्ष। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा गैरसैंण को लेकर दिए गए बयान पर भी यूकेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मनोज जोशी ने कहा कि सतपाल महाराज का बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है और इससे साफ होता है कि सरकार गैरसैंण और पहाड़ी के मुद्दों को लेकर कितनी संवेदनशील है। यूकेडी ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बागेश्वर और कपकोट सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का कहना है कि वह इन सीटों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हुए मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रकार से आज सत्र गैरसैंण में चल रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से आज उत्तराखंड वासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की और जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य को बनाया था हमारे क्रांतिकारी साथियों ने उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा, और 42 शहादतें दी गई थी, आज गैरसैंण में उसी का बिल्कुल माहौल बनाया गया। हमारे जो शहीद साथी हैं और जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है उनके सपनों का बिल्कुल उत्तराखंड बना दिया है। जिस प्रकार से लगातार इनके बयान, इनके मंत्रियों के, विधायकों के लगातार बयान आ रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी, स्थायी राजधानी नहीं होनी चाहिए। उनके जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनका वक्तव्य आया है कि ये गैरसैंण जो विधानसभा भवन है उसको वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। मैं उनके इस बयान की बिल्कुल भर्त्सना करना चाहता हूं। क्या उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो उनकी केवल एक ही मांग है, जो उनकी मूलभूत समस्या है उनका निराकरण। चंपावत जिले की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीप पाठक ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आखिरकार 6 महीने के बाद स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले के बाद टनकपुर क्षेत्र की सियासत में नई राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले पंचायत चुनाव के दौरान संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और बाहरी लोगों को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए दीप पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब पार्टी द्वारा उनके इस्तीफे को स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। इस मामले की पुष्टि भाजपा के टनकपुर मंडल अध्यक्ष तुलसी कुंवर ने भी की। उन्होंने बताया है कि दीप पाठक द्वारा पूर्व में दिया गया इस्तीफा पार्टी ने औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सूत्रों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान भी इस घटनाक्रम की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दीप पाठक ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी संगठन में बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। फिलहाल दीप पाठक का कहना है कि वह राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं और आगे भी जनता के बीच रहकर सेवा करते रहेंगे। इस्तीफे के बाद टनकपुर की सियासत में आगे क्या नया मोड़ आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, निर्माण कार्यों की स्थिति और विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य केवल कामकाजों में नहीं बल्कि धरातल पर भी गुणवत्ता के साथ दिखने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत चल रहे सभी अपूर्ण और अप्रारंभ कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। इसके साथ ही विद्यालय परिसरों में निर्माण कार्य योजनाबद्ध ढंग से हो। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर कार्य का विवरण बोर्ड लगाए जाए और थर्ड पार्टी ऑडिट भी सुनिश्चित की जाए। छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद का कोई भी विद्यालय भवन असुरक्षित स्थिति में नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त भवनों का लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निरीक्षण कर मरम्मत या ध्वस्तीकरण की त्वरित कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी मान सिंह, सहायक परियोजना निदेशक विमी जोशी, जल संस्थान व ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद के विजयनगर ग्राम सभा के जगदीशपुर में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव पवार के आगमन पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जगदीशपुर गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में पंचायत व्यवस्था, मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान डॉक्टर संजीव पवार ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनरेगा योजना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के स्थान पर वीबी ग्राम जी योजना लाई जा रही है, जिससे मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टर पवार ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार का बड़ा साधन है और इसे कमजोर करने की किसी भी कोशिश का संगठन विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन लगातार संघर्ष करेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने भी पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। हम जो बैठे हैं तो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर सुनील पवार जी यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंचे। आज इसी मनरेगा का जो कानून इन लोगों ने जिसको खत्म करके एक नया कानून बनाया है, उसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दीपक राठौर जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे ललित पासवान जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कांग्रेस आज तैयारी कर रही है बूथ स्तर तक और आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में लगातार जो है कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है और जो जन मुद्दे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हम सबको पिछले 9 सालों के अंतर्गत इस उत्तराखंड में दिख रहा है। और ये मूवमेंट जब तक चलता रहेगा तब तक की मनरेगा की बहाली नहीं होगी। देखिए, डेफिनेटली उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता पार्टी की सरकार जिस भी राज्य के अंदर है उसी राज्य में भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, राजीव गांधी जी ने जिस सोच के साथ पंचायती राज को संवैधानिक ताकत दी थी, आज वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वो सत्ता को केंद्रित करना चाहती। दिनेशपुर में भारत गैस उपभोक्ताओं की परेशानी को लेकर दिखाई गई खबर का असर अब देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया था और जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की थी। शुक्रवार को एसडीएम की मौजूदगी में गैस सिलेंडरों का वितरण उपभोक्ताओं को कराया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इस मौके पर एसडीएम ऋचा सिंह ने कहा कि गैस की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन द्वारा पूरे मामले की निगरानी की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी ना हो। ये लाइन क्यों दे रहा हो और क्यों लगा रहा हो? हम लोग के पागल हो गया भाई, तुम लोग ऐसा ही करते क्यों? सिलेंडर नहीं है, आज 8 दिन से सिलेंडर लगा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, परेशान है। घर में सिलेंडर नहीं है, खाना नहीं पक रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब कोई
यहाँ पे एक पारस गैस सर्विस है, वहाँ पे छापे मार के 12 सिलेंडर जब्त किए हैं। गदरपुर में प्रोसेस शुरू हो चुका है, रोज ही छापे मार रहे हैं। कल भी एसडीएम मैम यहाँ पे आई थी भारत गैस सर्विस पे, और आज भी आई हैं। अभी हम इंडेन से आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। गैस पूर्ण मात्रा में है, बस दिन बढ़ा दिए गए हैं। 25 दिन में आपको मिल जाएगा, और यहाँ भी एकदम मिलेगा। आप लोग के माहिर है, तो आप लोग अपने गोपनीय सूचना मुझे दे सकते हैं, प्रशासन पुलिस को दे सकते हैं, नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं कि 3-3 4-4 सिलेंडर एक साथ दूसरों की पासबुक से ले रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं भी रह रहे होंगे, फिर उसको फ्लैग कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग को ही हमें सहयोग करना पड़ेगा, और जो गैस रिफिलिंग है उसमें भी हमारे यहाँ से कार्रवाई हो रही है। तो आप लोग भी सहयोग करिए, बिल्कुल किसी को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और कालाबाजारी अगर कहीं भी सूचना तो आप सबके बीच से ही आ जाएगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। वैश्विक स्तर पर ईरान इजरायल युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पैदा हुई अनिश्चितताओं के बीच जिला प्रशासन ने जनपद में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को बनबसा और टनकपुर क्षेत्र में घरेलू गैस एलपीजी की सुचारू आपूर्ति कराई गई। प्रशासन की ओर से प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया। बनबसा क्षेत्र में 60 उपभोक्ताओं को तथा टनकपुर के मार्केट क्षेत्र में 50 उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। इसके बाद बची हुई गैस का वितरण संबंधित गोदामों के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर आपूर्ति मिल सके। गोदामों पर संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी कर दी। टनकपुर में तहसीलदार पूर्णागिरी जगदीश नेगी के नेतृत्व में वितरण व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोदाम परिसर में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के कई इलाकों में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच देहरादून जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकासनगर में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया, जो गैस आपूर्ति को सुचारू रखने और कालाबाजारी पर रोक लगाने का काम करेगी। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी के निर्देश पर विकासनगर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें तहसील प्रशासन, खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन को शामिल किया गया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य घरेलू गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना, एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाना और अवैध रूप से गैस सिलेंडर का स्टॉक करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। गैस सिलेंडर की किल्लत की शिकायतों को देखते हुए तहसील प्रशासन ने सहसपुर और विकासनगर के व्यापार मंडल के साथ बैठक भी की। प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया है कि फिलहाल एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सप्लाई लगातार जारी है। ऑनलाइन बुकिंग में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए अब ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही लोगों की परेशानी कम करने के लिए घर घर गैस सिलेंडर डिलीवरी की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि घरेलू गैस का इस्तेमाल अगर किसी भी कमर्शियल काम में किया जाता पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक टीमें लगातार चेकिंग अभियान चलाएंगी। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि जिले में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन कालाबाजारी और अवैध उपयोग पर सख्ती बरतने हुए व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। जो घरेलू गैस की आपूर्ति को लेके जो विषय चल रहा था, उसको लेके कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम सीओ साहब, पूर्ति विभाग और बाट माप विभाग के लोग शामिल हैं। इनके द्वारा जो घरेलू गैस की आपूर्ति है, इसको सुचारू किया जाना, कालाबाजारी जहाँ पे हो रही है उसको रोका जाना, और कोई भी अगर इलीगल स्टॉक करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उसी को लेके जो अभी सिचुएशन है उसको लेके आज हमारे द्वारा एक बैठक रखी गई थी, जिसमें विभागों के साथ साथ हमारे विकासनगर, सेलाकुई और सहसपुर के व्यापार मंडल के लोग भी शामिल थे। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से सभी उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसी क्रम में आज संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने
पूर्ति विभाग, रानीखेत गैस सर्विस और पुलिस विभाग की टीम के साथ नगर के रेस्टोरेंट व होटलों पर छापेमारी की गई। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप होने के कारण रेस्टोरेंट, होटल व खानपान की दुकानों में घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल और कालाबाजारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी सख्त हो गया। वहीं आज रानीखेत शहर में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने टीम बनाकर छापेमारी की और कुछ होटलों में से व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने बताया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सूचित किया गया है कि घरेलू गैस की सप्लाई के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू गैस कम से कम 25 दिन के बाद दोबारा रिफिल कराई जा सकती है। फिलहाल के लिए मैनुअल बुकिंग की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जल्दबाजी में ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी आपूर्ति की जाएगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि व्यावसायिक गैस कनेक्शन के लिए फिलहाल आपूर्ति नहीं की जा रही है। इसी क्रम में आज रानीखेत बाजार में कुछ जगहों पर आज छापेमारी भी की गई, ये देखने के लिए कि किसी तरीके की कालाबाजारी ना हो। कुछ ऐसे सिलेंडर मिले हैं जिनकी रिफिल की जानकारी नहीं दे पाए या नहीं बता पाए कि कब रिफिल कराया गया है, और अगर वो इसकी जानकारी नहीं दे पाते तो नियम अनुसार उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। के आईओसीएल द्वारा हमें सूचित किया गया है कि घरेलू एलपीजी सप्लाई के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसमें घरेलू कनेक्शंस में कम से कम 25 दिन के बाद पुनः रिफिल कराई जा सकती है। इसमें अभी फ़िलहाल के लिए मैनुअल बुकिंग की जा रही है और 25 दिन से कम में रिफिल ना कराएं, अभी के लिए वो अलाउड नहीं है। और आपके माध्यम से मैं ये भी सूचित कराना चाहूँगी कि बिल्कुल भी पैनिक बाइंग में इंडल्ज ना करें। पर्याप्त मात्रा में घरेलू एलपीजी सप्लाई के लिए स्टॉक्स अवेलेबल हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी गैस सप्लाई की जाएगी। और कमर्शियल जो कनेक्शंस हैं उनके लिए फ़िलहाल गैस आपूर्ति नहीं की जा रही है। तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ रानीखेत मार्केट में कुछ जगह पे छापेमारी की है। हरिद्वार में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने झबरेला थाने के अंतर्गत आने वाली इकबालपुर चौकी को चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एसएसपी ने मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं, इसलिए पूरी चौकी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ किया कि पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की विस्तृत जांच के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध खनन या किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। थाना झबरेड़ा यहाँ पे एक ये आरोप लगा था, एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूँकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जाँच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल, 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया है। विकासखंड लोहाघाट के अंतर्गत चौड़ी राय में किसानों को रसायन मुक्त और टिकाऊ खेती की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय समन्वित कृषि मिशन के अंतर्गत संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके तहत आयोजित इस प्रशिक्षण क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती की आधुनिक तकनीकों और इसके लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विशेषज्ञ आशीष गुप्त ने किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया।
उन्होंने कहा है कि जैविक खेती अपनाने से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन और जैविक उत्पादों के माध्यम से अच्छा बाजार भी मिल सकता है। कार्यक्रम में किसानों को वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, जीवाणुनिर्वृत्त, प्राकृतिक कीट नियंत्रण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और बदलते समय में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग के बारे में जागरूक किया गया। चौड़ी राय क्षेत्र पहले से ही कृषि और दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े स्तर पर सब्जी उत्पादन भी किया जाता है। ऐसे में जैविक खेती की दिशा में यह प्रशिक्षण किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और खेती से जुड़ी अपनी समस्याओं पर विशेषज्ञों से चर्चा की। विशेषज्ञों ने किसानों को संगठित होकर जैविक खेती अपनाने और समूह आधारित खेतों की खेती के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने की सलाह दी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मनोरमा डबराल जन कल्याण समिति के सहयोग से आयोजित किया गया, जबकि आयोजन कृषि विभाग चंपावत द्वारा किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।